बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 जून बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बड़ा पावर शो गुजरात में हुआ है और वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सदर परवेज़ इलाही ने वहाँ ख़िताब किया और वहाँ पे जो उनकी जानिब से गुफ्तगू की गई उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ में आपको बताऊँगा हुकूमती सीनियर रहनुमा के ख़िलाफ़ एक बड़ी कार्रवाई शुरू की गई है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और साथ में आपको बताऊँगा कि हुकूमत की जानिब से कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया गया है अहम मामले के ऊपर। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली, आप जानते हैं मुल्क के हालात क्या हैं। आज मैंने एक वीलॉग में आपके साथ वो तमाम तफसीलात शेयर की थी जिसमें इकनॉमिक सर्वे क्या कहता है। इकनॉमिक सर्वे के मुताबिक 2024-25 में किस तरीके से हुकूमत अपने अहदाफ हासिल करने में बुरी तरह नाकाम हुई है। एक होती है नाकामी, थोड़ी बहुत नाकामी, एक होता है बुरी तरह नाकाम होना कि आप उन अहदाफ के पास भी ना जा सकें, उन अहदाफ के करीब भी ना जा सकें। इतना बड़ा फ़र्क हो आपकी जो आपकी जानिब से आपकी कारकर्दगी और आपके अहदाफ में, और मनफी अगर आपकी नताइज हैं तो उसके बाद हुकूमत ये दावा करते हुए हुकूमत को ज़रूर सोचना चाहिए कि जैसे हुकूमत का मैंडेट नहीं है वैसे ही हुकूमत मईशत के भी उनके जो दावे हैं वो खाली दावे हैं, उनकी कोई हकीकत नहीं है। आज के अदाद व शुमार जो कल सामने लाए जाएंगे हुकूमत की जानिब से, लेकिन जो इकनॉमिक सर्वे रिपोर्ट सामने आई है वो मैंने आज आपके साथ शेयर की है। लेकिन हमारे मुल्क की सूरत हाल क्या है? पहले कौमी असम्बली के मेंबरान की और सेनेट के मेंबरान की तनख्वाहों में इजाफ़ा किया गया, पंजाब असम्बली की तनख्वाहों में इजाफ़ा किया गया मेंबरान असम्बली की, फिर उसके बाद हमने देखा वज़रा की तनख्वाहों में इजाफ़ा किया गया। ये सारा कुछ करने के बाद PDM हुकूमत ने चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की जो तनख्वाहें हैं उनमें क्या इजाफ़ा किया है? 500% 100% नहीं, 500% तकरीबन इजाफ़ा किया गया है नेशनल असम्बली के स्पीकर की तनख्वाहों में और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में। अब मुझे बताएं, जिस मुल्क के हालात ऐसे हों कि जहाँ पर गुर्बत 45% लोग खत्ते गुर्बत से नीचे चले गए हैं, इसका मतलब ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में आधी आबादी तो वो है जो गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुकी है। तो फिर बाकी क्या बचता है इस मुल्क में? एक दरमियाना जो तबका था तेज़ी के साथ वो गुर्बत की लकीर के नीचे आ रहा है, चूँकि आपने 2200 अरब रुपए सिर्फ गंदम में नुकसान दिया है किसानों को। एक साल में गंदम में 2200 अरब रुपए का नुकसान हुआ। ये आज डॉन न्यूज़पेपर की रिपोर्ट थी। तो जिस मुल्क में ये हालात हों और आप कहें कि जब भी सब्सिडी की बात आए और आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ता हो जाए और आपका मीडिया ख़बरें चलाए जी कि 10 रुपये रिलीफ़ दिया जा रहा है, 15 रुपये रिलीफ़ दिया जा रहा है, आप 3 दिन ख़बरें चलवाते हैं, उसके बाद आप कहते हैं जी कि इसकी जो पेट्रोल की कीमतें हम इसको बरकरार रखते हैं, हमने बलूचिस्तान में कोई सड़क बनानी है, या 1 रुपये का आप इजाफ़ा कर देते हैं, ईद का आप तोहफ़ा देते हैं। तो ये आपकी सूरत हाल है। और जहाँ अशराफिया की बारी आती है वहाँ आप उनको नवाजते हैं, और उनको आप कैसे नवाजते हैं? उनको नवाजने के लिए आप उनकी तनख्वाहों में इजाफ़ा करते जा रहे हैं। अब इस तनख्वाहों में इजाफ़े की बुनियाद पर हुकूमती इत्तेहाद के आपस में ही फूट पड़ गई है। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे पर सीनियर सियासतदान और हुक्मरान जमात के रुकन जाहिद खान ने शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली को यह इजाफा खुद ही वापस कर देना चाहिए। जाहिद खान ने चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए इस फैसले को फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा किया है। हुकूमती रहनुमा ने कहा कि मुल्क इस वक्त संगीन मुआशी बहरान समेत कई चैलेंजेस का शिकार है। ऐसे वक्त में आला हुकूमती ओहदेदारों की तनख्वाहों में इजाफा नाकाबिल फ़हम है। उन्होंने कहा कि एक तरफ हुकूमत आलमी मालियाती इदारा IMF से कर्ज़ लेने में मसरूफ़ है और दूसरी जानिब मराहत और आसाइशों में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है जो अवाम के ज़ख्मों पर नमक छिड़कने के बराबर है। जाहिद खान ने कहा कि हुकूमत पहले ही अरकान पार्लियामेंट और अदलिया में के जज साहिबान की तनख्वाहों में होश रुबा इजाफा कर चुकी है। अब स्पीकर और चेयरमैन सेनेट को भी नवाजा जा रहा है। उन्होंने ख़बरदार किया कि पार्लियामेंट में बैठे अरकान आवाम के नुमाइंदे होते हैं, अगर वो आवाम के मफाद के बजाय अपने माली फ़ायदे को तरजीह देंगे तो इससे गलत पैगाम जाएगा कि हुक्मरान तबका अपनी ही जेबें भरने में मसरूफ़ है। जाहिद खान ने अपील की कि स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट ख़ुद ही इजाफी तनख्वाह लेने से इनकार कर दें ताकि अवामी एतमाद बहाल हो। जिन्होंने फार्म 47 की बुनियाद पर ओहदे कबूल कर लिए,
मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट कबूल कर ली, वो तनख्वाहें क्यों छोड़ेंगे? इन्हीं पैसों के लिए तो वो आए हैं। वो कौन सा अवाम के मैंडेट या अवाम के एतमाद की तो वो बात करें ना, जो अवाम के मैंडेट से आया हो। जो अवाम के मैंडेट से नहीं आया तो आप उसके बारे में भला जो करते रहें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है और उनके ऊपर कोई उसका असर भी नहीं होगा। वहीं पे दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से और कौमी असम्बली की जानिब से इजलास बुला लिया गया है, और ये इजलास बुलाया गया है आपकी जो बजट के हवाले से। ये इजलास स्पीकर ने बजट के लिए कौमी असम्बली का इजलास शेड्यूल कर दिया है, जो 10 जून से शुरू होने वाला है, और उसमें बजट को डिस्कस किया जाएगा। उसके ऊपर बाकायदा तौर पर डिस्कशन होगी। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने वफाकी बजट 2025-2026 के लिए कौमी असम्बली के शेड्यूल की मंजूरी दी है। वफाकी बजट 26/10/2025 जून को 2025-2026 जो बजट है वो 10 जून को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। 11 और 12 जून को कौमी असम्बली का इजलास नहीं होगा। बाद 13 जून को कौमी असम्बली में वफाकी बजट पर बहस का आगाज़ होगा। स्पीकर कौमी असम्बली के मुताबिक कौमी असम्बली में मौजूद पार्लिमानी जमातों को कवायद व ज़वाबित के मुताबिक बहस करने के लिए वक्त दिया जाएगा। वफाकी बजट पर बहस 21 जून तक जारी रहेगी और ये बहस 21 जून को समेटी जाएगी। स्पीकर के मुताबिक 22 जून को कौमी असम्बली का इजलास नहीं होगा। 23 जून को कौमी असम्बली में साल 2025-2026 के मुख्तस करदा ज़रूरी अखराजात पर बहस होगी। 24 और 25 जून को डिमांड्स, ग्रांट्स, कटौती की तहरीक पर बहस और वोटिंग होगी। अयाज सादिक के मुताबिक 26 जून को फ़िनांस बिल की कौमी असम्बली से मंजूरी होगी। 27 जून को सप्लीमेंट्री ग्रांट्स समेत दीगर अमूर पर बहस और वोटिंग होगी। कौमी असम्बली के शेड्यूल सेशन में किसी किस्म की तब्दीली स्पीकर की इजाज़त से मुमकिन होगी। ये स्पीकर की जानिब से बाकायदा तौर पर मुकम्मल तौर पर एक शेड्यूल जारी किया गया है बजट के हवाले से। और जो अब तक खबरें सामने आ रही हैं, जिस तरह का बजट आ रहा है, गरीब तबाह हो जाएगा। गरीब के लिए इन्होंने जीना मुश्किल कर दिया है। और अभी चूँकि 10 जून से ही जो वफाकी हुकूमत के मुलाजमीन हैं उन्होंने पार्लियामेंट के बाहर धरना देने की भी बात की है, और उनका ये मानना है कि हमें धरना देना होगा ताकि हमें कोई रिलीफ दिया जा सके बजट में। और हकीकत ये है कि तबाह कर दिया गया है पूरे का पूरा जो सिस्टम है, और टैक्सों ने तबाह कर दिया है। और अभी जो बजट आएगा उसमें आपको नज़र आएगा हर बात, जहां आवाम के रिलीफ की बात आएगी कहा जाएगा IMF की शराइत हैं। IMF इनके ऊपर नहीं शर्त आयद करता। IMF स्पीकर या जजेस के ऊपर या इदारों के और जो मुख्तलिफ हमारी ब्यूरोक्रेसी है उनके अफसरान की तनख्वाहों में जो इजाफे किए जाते हैं उसके ऊपर तो कुछ नहीं कहता। लेकिन जब बात आ जाती है गरीब आदमी को रिलीफ की तो वहाँ स्पीकर IMF आ जाता है। ये पूरा एक IMF का ऐसा बहाना है कि जिसको बुनियाद बना के ये सारी की सारी कार्रवाई की जाती है। हकीकत यही है कि IMF का ऐसा किरदार नहीं है जिस तरीके से ये पेश करते हैं, चूँकि ये अपनी अशराफिया के लिए फ़ायदे ढूंढते हैं, गरीब को रगड़ा लगाते हैं, लेकिन उसके लिए नाम IMF का इस्तेमाल करते हैं। अगर अपने लिए ये IMF के जो अहकामात हैं उनकी खिलाफ वर्जी कर सकते हैं तो गरीब आवाम के लिए भी इनको स्टैंड लेना चाहिए, लेकिन वहाँ कोई स्टैंड नहीं लेते। दूसरी तरफ आज एक बड़ी इज्तिमा और वर्कर्स कन्वेंशन था गुजरात में, और जब से रिहा हुए हैं ये पहली अवामी गैदरिंग थी परवेज़ इलाही की। परवेज़ इलाही आज अपने आबाई ज़िला में थे और वहाँ बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जमा थे, क़यादत जमा थी, और वहाँ पर तकरीर की है परवेज़ इलाही ने। परवेज़ इलाही कहते हैं पाकिस्तान के लिए और इस कौम के लिए जेल में बैठा हुआ शख्स इमरान खान सबसे ज़्यादा मकबूल लीडर है। कायद आज़म के बाद इमरान खान जैसा लीडर हमारी तारीख़ में पैदा नहीं हुआ। कायद आज़म के बाद अगर किसी को सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं तो वो इमरान खान है। नून लीग वाले अवाम को नहीं बल्कि ख़ुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब अवाम बेदार और बाशऊर हो गए हैं। शुक्र है नून लीग वालों ने यह नहीं कह दिया कि इलामा इकबाल वाला ख्वाब भी नवाज शरीफ ने देखा था। परवेज़ इलाही की जानिब से कहा गया, उन्होंने कहा जब मुल्क के लिए वक्त आया तो सबसे पहले अगर किसी ने इत्तेहाद की बात की है और अवाम को मुत्तहिद होने की बात की है और पाक फ़ौज के शाना बशाना, हमारे इदारों के शाना बशाना भारत को मुंह तोड़ जवाब देने की बात की तो वो इमरान खान ने की है। ये लीडरशिप होती है और ये लीडर की बात होती है, और यही वजह है कि उन्होंने अपना हक़ अदा किया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के हवाले से उन्होंने कहा है
کہ وہ آئین اور قانون کی سربلندی کے لیے اپنی جدوجہد کر رہے ہیں اور ہم سارے ان کے ساتھ ہیں۔ یہ پرویز الہی کی جانب سے بڑے لمبے عرصہ کے بعد، چونکہ وہ ایک لمبا عرصہ جیل میں رہے، جیل میں رہائی کے بعد وہ کافی شدید علیل بھی رہے، اور اب انہوں نے باقاعدہ طور پر اپنی جو سیاسی سرگرمیاں ہیں پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے بطور مرکزی صدر گجرات سے انہوں نے آج آغاز کیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور ترجمان بھی رہے ہیں، سابق سینیٹر ہیں فرحت اللہ بابر۔ فرحت اللہ بابر جو انسانی حقوق کی کمیٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے، اس کے ہیڈ ہیں انسانی حقوق کمیٹی کی۔ فرحت اللہ بابر کے خلاف ایف آئی اے نے ان کو پیکا قانون کے تحت نوٹس جاری کیا، اور یہ بیسیکلی منی لانڈرنگ کا تھا۔ منی لانڈرنگ کا ان کے اوپر الزام ہے، اور ان کے بینک اکاؤنٹس کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ فرحت اللہ بابر کے خلاف یہ کارروائی شروع کی گئی۔ فرحت اللہ بابر نے اپنے خلاف جو ایف آئی اے کا نوٹس تھا اس کا تحریری جواب جمع کروایا ہے۔ فرحت اللہ بابر نے اپنے جمع کرائے گئے جواب میں کہا ہے کہ ایف آئی اے کے سوال میں 5 جولائی کی 3 ملین کی ٹرانزیکشن کا الزام لگایا گیا۔ فرحت اللہ بابر کے تحریری جواب میں کہا گیا کہ 5 جولائی کی تاریخ ابھی آئی ہے، پھر ابھی آنی ہے، پھر بھی الزام لگایا گیا۔ جوابات تیار ہوتے ہی واٹس ایپ پر اگلے روز پیشی کا حکم دیا گیا۔ انہوں نے تحریری جواب میں کہا کہ عید کی تعطیلات سے ایک دن پہلے طلبی کی اطلاع دی گئی ہے، ذاتی مصروفیات کے باعث 5 جون کو میں پیش نہ ہو سکا۔ فرحت اللہ بابر کا تحریری جواب میں کہنا تھا کہ تحریری جواب ارسال کر دیا ہے، لیکن آپ کے رویے پر افسوس ہے کہ ایک حکومتی رہنما کے خلاف ایسی کارروائی۔ ایف آئی اے کو 12 مئی کو اثاثوں اور بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات میں جمع کروا چکا ہوں۔ یہ ان کی بینک اکاؤنٹس اور اثاثوں کی تفصیلات سے متعلق 12 مئی سے کارروائی شروع ہوئی تھی۔ اب عید کی چھٹیوں میں ایف آئی اے نے ان کو دوبارہ نوٹس جاری کر دیا، اس کا جواب دیا ہے فرحت اللہ بابر نے آج، اور انہوں نے کہا بڑے افسوس کی بات ہے آپ کے رویے سے کہ آپ نے عید کی چھٹیوں میں مجھے اس طرح کے نوٹس بھیجے ہیں۔ تحریری جواب میں فرحت اللہ بابر نے کہا کہ ایف آئی اے نے سابقہ جواب کو تسلیم کرنے کی بجائے وہی سوالات دوبارہ بھیجے ہیں۔ 4 جون کو واٹس ایپ پر اگلے ہی دن ذاتی پیشی کا حکم دینا ناانصافی ہے۔ فرحت اللہ بابر نے ایف آئی اے کو جواب میں کہا کہ پرائیویٹ شکایت اور الزامات کی فہرست یا تحقیقات کا دائرہ کار ابھی تک فراہم نہیں کیا گیا۔ تحریری جوابات آج دوبارہ جمع کرا رہے ہیں، عید کے بعد ہی ذاتی پیشی ممکن ہوگی۔ تحریری جواب میں فرحت اللہ بابر نے کہا کہ بلا جواز سوالات اور بار بار کی طلبی کو ہراسانی سمجھتا ہوں، رانگ انکوائری اور ہراسانی کے خلاف متعلقہ فورم سے رجوع کا حق رکھتا ہوں۔ اب جانتے ہیں فرحت اللہ بابر کافی عرصہ سے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے اس کے اوپر بھی وہ بولتے آئے ہیں، کم بولے ہیں لیکن بولتے آئے ہیں۔ ان کے ساتھ بھی وہی حشر ہو رہا ہے جو سابق سینیٹر مشتاق کے ساتھ ہو رہا ہے، جو جماعت اسلامی کے، وہ گرفتار ہوا، امیر جماعت اسلامی نے اس کے اوپر سٹیٹمنٹ ہی نہیں دی۔ اب فرحت اللہ بابر کے خلاف ان کو ذلیل کیا جا رہا ہے، منی لانڈرنگ کی کارروائی شروع کی گئی ہے، عید کے دنوں میں نوٹس پہ نوٹس جاری کیا جاتا ہے، گرفتاری کا خدشہ ہے، وہ سندھ ہائی کورٹ سے ضمانتیں لیتا پھرتا ہے، لیکن پیپلز پارٹی کچھ نہیں کہے گی۔ کیوں نہیں کہے گی؟ چونکہ پیپلز پارٹی کے پاس اختیار ہی کوئی نہیں ہے ان معاملات میں، اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے جی حضوری میں لگے ہوئے ہیں تاکہ ان کا جو دن ہے وہ گزر جائیں۔ یہ اس وقت کی صورتحال ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔